एंडोक्राइनोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम? एंडोक्राइनोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी हिंदी में कहते हैं इसे अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी विज्ञान। एंडोक्राइनोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अभी शुरू में हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं टर्म्स, है ना, फिर बाद में बार बार हिंदी में मत पूछना, अपने आप लिख लेना। तो यहां पर एंडोक्राइनोलॉजी, जिसे हम कहेंगे अंतःस्रावी विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां। आगे, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है? थॉमस एडिशन। इन्हीं ने सबसे पहले एंडोक्राइन टर्म का यूज किया गया था, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बताया था। अब है क्या, स्पेशली यहां पर हमको एक विशेष प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है जो बॉडी में पाई जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा बेस समझिए। जो भी ह्यूमन है उसमें सिंगल सेल से उसका ओरिजिन शुरू होती है, और ये सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं कि नहीं? और टिश्यूज आपस में जब मिलते हैं तो बनाते हैं क्या? ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? बॉडी बना देते हैं। यही तो सिस्टम है ना? ऐसे ही तो शरीर बनता है हमारा। अब जब ये सेल्स हैं, ये सेल्स में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो किसी चीज का सेक्रीशन करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनसे जो टिश्यूज बनेंगे वो सेक्रेटरी टिश्यू होंगे, और वो सेक्रेटरी टिश्यूज जो हैं वो एक जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी उनकी, वो उससे जो ऑर्गन बनेंगे वो सेक्रेटरी ऑर्गन्स बनेंगे। क्या बन जाएंगे? सेक्रेटरी ऑर्गन्स कहलाएंगे। सेक्रीशन का मतलब होता है किसी चीज का श्रावण करना। कोई रासायनिक पदार्थ जब उनसे निकलना शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी टिश्यूज हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज हैं जो स्रावित ऊतक हैं, किसी चीज का श्रावण करेंगे। तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो यही हैं, ये सेक्रेटरी टिश्यूज हैं जो कि कुछ स्पेशल केमिकल्स का, कुछ स्पेशल रासायनिक पदार्थों का श्रावण हमारी शरीर में करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे केमिकल्स बॉडी में, बहुत सारे फ्लूइड जो हैं बॉडी में सेक्रीट होते हैं। बहुत सारे फ्लूइड हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, वो फ्लूइड्स जो हैं वो एंजाइम हो सकते हैं, है ना? वो फ्लूइड्स जो हैं वो हार्मोन्स हो सकते हैं, या कोई अदर भी फ्लूइड हो सकता है। बहुत सारे फ्लूइड्स बॉडी में सेक्रीट होते हैं, केमिकल्स बहुत सारे सेक्रीट होते हैं। इनमें से हम फोकस करेंगे एंजाइम और हार्मोन्स की ओर। ठीक है, जो हार्मोन सेक्रीट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, बेसिकली हमारी बॉडी में 3 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये नोट करना होगा आपको। दूसरी होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड। बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो 3 कैटेगरीज की होती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन, को हिंदी में कहते हैं हम बाह्यस्रावी ग्रंथि। दूसरी होती है एंडोक्राइन, जिनको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड, जिनको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉडी की ग्लैंड्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया?
3 कैटेगरी में। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको एक क्या ध्यान रखना है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो मेन सेक्रीशन होता है उसको हम कहते हैं एंजाइम्स, उनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। और जो एंडोक्राइन का मेन सेक्रीशन उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। और मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो एंजाइम एंड हार्मोन्स दोनों का सेक्रीशन करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी की वो ग्लैंड्स हैं जिनसे एंजाइम्स का सेक्रीशन होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी की वो ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होगा। और मिक्स ग्लैंड बॉडी की वो ग्लैंड्स हैं जिनसे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का सेक्रीशन होगा। ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये डक्टेड ग्लैंड हैं। ये कैसी हैं? डक्टेड ग्लैंड हैं। डक्टेड का मतलब इनके अंदर नालिका युक्त हैं, इनके अंदर एक नली होती है, नालिका युक्त हैं। जैसे कि ये ग्लैंड है तो इस ग्लैंड से एक नली निकली होगी, वो नली क्या करेगी कि टारगेट ऑर्गन तक जो भी इसका सेक्रीशन है उसको पहुंचा देगी। ठीक है। ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड से एक क्या निकलेगी? एक डक्ट निकलेगी। और वो डक्ट का काम क्या होगा कि इस ग्लैंड से जो भी सेक्रीशन हो रहा है उसे एक टारगेट ऑर्गन, जहां पर जिस ऑर्गन में पहुंचाना है उस ऑर्गन तक एक डक्ट जाएगी। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? डक्टेड ग्लैंड बोलेंगे। यानी कि ये डक्टेड है क्योंकि इसके अंदर डक्ट पाई जाती है। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेनक्रियाज को लें, किसको ले रहे हैं हम? पेनक्रियाज को ले रहे हैं। तो पेनक्रियाज से कुछ हार्मोन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक हार्मोन निकल रहे थे, तो वो एक डक्ट के जरिए जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहे थे। तो वो जो डक्ट थी वो क्या थी? पेनक्रियाटिक डक्ट। वो क्या थी? पेनक्रियाटिक डक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें एक डक्ट पाई जाती, तो ये डक्टेड ग्लैंड है। ठीक है। तो ये डक्टेड ग्लैंड होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती हैं? डक्टेड ग्लैंड होती हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती है? डक्ट पाई जाती है। डक्ट के जरिए ये सीधे जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन तक अपने सेक्रीशन को, अपने श्रावण को पहुंचा देती हैं। ठीक। इनसे जो सेक्रीट होता है वो क्या सेक्रीट होता है? एंजाइम का सेक्रीशन होता है। इनसे किसका सेक्रीशन होगा? एंजाइम का सेक्रीशन होगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं इनका मेन सेक्रीशन क्या होता है? हार्मोन होता है। और ये डक्टलेस ग्लैंड हैं। ये कैसी ग्लैंड हैं? डक्टलेस हैं। इनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है। तो डक्टलेस यानी कि नालिका विहीन, नालिका विहीन ग्रंथियां हैं ये, इनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है। अब डक्ट नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा कि ये अपने सेक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचाएंगी फिर? तो ये सीधे क्या करती हैं कि अपने सेक्रीशन को ब्लड फ्लो में, इसमें भेज देती हैं, ब्लड फ्लो में डाल देती हैं। और ब्लड तो पूरे शरीर में घूमता है, तो इसलिए ब्लड के जरिए वो हार्मोन जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ठीक है। इनको डक्ट नहीं पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, बल्कि ब्लड में ही अपने डायरेक्ट सेक्रीशन को छोड़ देती हैं। और ब्लड के जरिए वो है, ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, तो उसके जरिए बहकर वो कहाँ पहुंच जाएगा? टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये डक्ट लेस होती हैं जबकि ये डक्टेड ग्लैंड होती हैं। इनसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है, इनसे एंजाइम का सेक्रीशन होता है। ये अपने सेक्रीशन को डायरेक्ट किसमें? ब्लड फ्लो में छोड़ देती हैं और ब्लड फ्लो के जरिए वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तीसरे टाइप की ग्लैंड्स जो हैं इनमें क्या होगा कि ये एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है दोनों का सेक्रीशन करेंगी। एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का सेक्रीशन करेंगी। ये बॉडी की एक ही ग्लैंड है जो इस तरीके का फंक्शन करती है और वो यही है पेनक्रियाज। कौन सी होती है? पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है बॉडी की। ठीक है। एकमात्र शरीर की मिश्रित ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है? पेनक्रियाज होती है। एकमात्र शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पेनक्रियाज। अब मिश्रित क्यों कहा? क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रीशन करती है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। बात समझ में आ गई? ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? मेन इनका जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? एंजाइम है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी हैं एक्सोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट का सेक्रीशन करती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो ऑयल का सेक्रीशन करती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स। वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एक्सोक्राइन कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है। कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो रेजिन का सेक्रीशन करती हैं, तो उनको भी हम किस में रखेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में रखेंगे। ठीक है। बहुत से एनिमल्स हैं उनकी त्वचा से
डिफरेंट टाइप के पदार्थ निकलते हैं। अब जैसे हमारे में स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो वो किस कैटेगरी की ग्लैंड होंगी? एक्सोक्राइन होंगी। बात समझ में आ गई? एंजाइम्स, स्वेट, ऑयल, रेजिन, इन चीज़ों का सेक्रीशन करने वाली ग्लैंड्स जो हैं वो एक्सोक्राइन कैटेगरी में आएंगी। स्पेशली हम एक्सोक्राइन कैटेगरी को जब पढ़ते हैं तो किस पर फोकस करते हैं? उनके किस सेक्रीशन का? एंजाइम्स का, है ना। और एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहली बात एंजाइम की। दूसरी बात एंजाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो एंजाइम है इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? कि फूड का डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड डाइजेशन इनका फंक्शन है, ठीक है। फूड के डाइजेशन में करते क्या है ये एज ए बायोकैटलिस्ट। कैसे? एज ए बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट हैं यानी जैव उत्प्रेरक हैं। जैव उत्प्रेरक हैं। ये डाइजेशन की होने वाली रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा और घटाने का काम करते हैं। तो ये रासायनिक दरों को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन में भाग, ये अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। इतनी चीज क्लियर? तो इसीलिए इनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। अब बायोकैटलिस्ट क्यों कहा? क्योंकि ये हमारे शरीर में बन रहा है, तो इसलिए बायोकैटलिस्ट है। तो बायोकैटलिस्ट है यानी कि ये शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो रासायनिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की दर को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि जैसे ये जुड़ते हैं रिएक्शन की शुरुआत में, वैसे ही रिएक्शन के खत्म होने के बाद उसी फॉर्म में ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये जुड़ेंगे उसी फॉर्म में ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये रिएक्शन में अपने रूप को चेंज नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा कि रिएक्शन की दर को, ये उसी तरीके से है जैसे एक दोस्त ने किसी दूसरे दोस्त से कहा कि भैया तुम्हारे बारे में वो ऐसे बात कर रहा था, और फिर दूसरे दोस्त के पास गया, उसने कहा कि देखो तुम्हारे बारे में वो ऐसे कह रहा था। अब वो दोनों आपस में लड़ गए, जाके वो अलग रहा, उन्होंने कहा यार लड़ो मत, जबकि लड़ाई कराई उसी ने, है ना। लेकिन स्वयं जो है अभिक्रिया में जैसा था वैसा ही, वो टूट फूट के दूसरे हो गए आपस में झगड़ के। बात समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन रिएक्शन में ये रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है? ये बढ़ा या घटा सकता है, लेकिन रिएक्शन की शुरुआत में जैसा था वैसा ही ये अंत में बना रहता है, यानी कि ये उसमें अपने रूप को बदलता नहीं है। तो एंजाइम क्या है? एज ए बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। दूसरा इनका काम क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड का काम है। इतनी चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां पर? ठीक है। बायोकैटलिस्ट हैं, पहली बात। ये कई बार क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बायोकैटलिस्ट कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे कि एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। अब ये बने किससे होते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कैसे होता है, बॉडी में एंजाइम का निर्माण होता कैसे है। तो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। किसके होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। स्पेशली एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीनस हैं, है ना, वो प्रोटीन के बने होते हैं। इतनी चीज क्लियर? ठीक है। और हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोटीन बनती हैं, तो उन्हीं से प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करने लगती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। इतनी चीज क्लियर? बायोकैटलिस्ट हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, है ना। अभिक्रिया की शुरुआत में और अभिक्रिया के अंत में, ये उसी अवस्था में अभिक्रिया के अंत में अलग हो जाते हैं रिएक्शन पूरी होने पर। अब दूसरा है आपका हार्मोन्स। दूसरा कौन से हैं? हार्मोन्स। ये जो केमिकल्स हैं, यानी जो हार्मोन्स होते हैं, ये बने किससे होते हैं? जैसे वो किससे बने थे? प्रोटीन के बने थे। यहां पर मैक्सिमम हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं।
ठीक है। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन के भी बने होते हैं, कुछ हार्मोन हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे इंसुलिन है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हार्मोन किसके होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, एंजाइम्स जो थे वो प्रोटीनस हैं, जबकि हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन मैक्सिमम हार्मोन्स जो हैं वो कैसे होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। यहां तक बात समझ में? उनका फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे बेटा? स्टीरॉइड्स, फैट्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स, फैट्स, हाँ कॉम्प्लेक्स फैट। तो यहां पर हमने कहा फंक्शन क्या है इनका, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे उनका फंक्शन क्या था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में, उनकी रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी वाइटल एक्टिविटीज को, वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। यानी जो भी हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम जो है वो किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। हार्ट बीट तेज होना, हार्ट बीट कम होना, गुस्सा आना, प्यार उमड़ना, ये सारे इमोशंस से लेकर सारी जो वाइटल एक्टिविटीज हैं वो उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। इसलिए हार्मोन्स बॉडी में इंपॉर्टेंट हैं, है ना। हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी इसीलिए कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर, यानी रासायनिक संदेशवाहक, रासायनिक संदेशवाहक। केमिकल मैसेंजर, वो बॉडी के केमिकल मैसेंजर क्या हैं? तो हम कहेंगे बॉडी के केमिकल मैसेंजर जो हैं वो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज बाहर हो रही है हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, और वो एनवायरनमेंट में उसके प्रति जो हमारी रिएक्शन होगी, जो हमारी प्रतिक्रिया होगी, वो कहाँ से कंट्रोल होती है? ब्रेन से। लेकिन ब्रेन तक इन सूचनाओं को पहुंचाने का काम कौन करेगा? हार्मोन्स करेंगे। ये क्या करेंगे? हार्मोन्स करेंगे। तो कहने का मतलब ये केमिकल मैसेंजर है जो हमारी वाइटल एक्टिविटीज के लिए मैसेज जो है वो तैयार करते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर। इतनी चीज क्लियर? अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी एंडो, हमको स्पेशली क्या पढ़ना है यहां पर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ हैं प्रेजेंट, कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा समझिए यहां पर, उनकी पोजीशन समझिए, लिखिए मत। सबसे पहले हम हेड रीजन की बात करते हैं। ये हमारा सिर है, ठीक है। इस सिर में एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, हेड रीजन में ब्रेन के पास एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी की, क्योंकि ये वो ग्लैंड है जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। तो किस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कहां पर इसकी पोजीशन क्या है? कि हेड रीजन में है, ब्रेन के पास, ठीक है, ब्रेन के पास, यानी कि हेड रीजन में ये प्रेजेंट है। इसी ग्लैंड को चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड, मुख्य कार्यकारी ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक नाम और क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड, ठीक है। इसको मुख्य कार्यकारी ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो एक नाम हो गया क्या? मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। दूसरा हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड, यानी कि मुख्य कार्यकारी ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अदर ग्लैंड्स जितनी भी हैं उनको कंट्रोल करती है ये, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। तो एक ग्लैंड आपको पता चली कहां है? ब्रेन में।
ब्रेन में एक ग्लैंड और होती है पीनियल ग्लैंड। कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड। वो भी कहां पर है? आपके ब्रेन में है। आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड जो है बॉडी में कहां पर है। इसके बाद हेड रीजन से आप आए कहां पर? गर्दन वाले भाग में। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, हाँ, उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं उसे हम? थायराइड ग्लैंड कहते हैं। जैसे ये नेक है, तो नेक रीजन में इस तरीके से बाइलोड स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं हम? थायराइड ग्लैंड। नेक की जो हमारी ये जो ट्रेकिया है, उस ट्रेकिया के लेटरल साइड में अरेंज होती है यहां पर, ठीक है। एक लोब राइट में और एक लोब लेफ्ट में होता है ना। तो लेफ्ट और राइट अरेंज है, तो ये कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड में आपको एक एक पेयर ग्लैंड और दिख रही हैं। ये ग्लैंड कहलाती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। इनको क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो एक ग्लैंड हमने बताई थायरॉयड ग्लैंड, कहां पर है? नेक रीजन में स्थित है ना। और जो हमारी ट्रेकिया है या हमारी जो श्वास नली है, उसके दाएं और बाएं इसके दो पाली होती हैं, ठीक है। दो पालियों में होती है, बाइलोब्ड होती है। देखो, एक लोब ये है और एक लोब ये है ना। और इसी थायराइड ग्लैंड में दो ग्लैंड और जुड़ी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या कहेंगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड। इतनी यहां तक समझ में आ गया। फिर हमारा आ गया कौन सा? थोरैक्स वाला रीजन। ये कौन सा रीजन है? थोरैक्स, पक्ष भाग। इस थोरैक्स रीजन में एक ग्लैंड होती है थाइमस। कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड है बेटा। हाँ, अभी आ रही है, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। थाइमस तक पहुंचे ना अभी। थाइमस ग्लैंड समझ में आ गई कहां पर है? जो हमारा थोरैक्स रीजन है, यहां पर एक ग्लैंड है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, है ना। अब फिर और नीचे आएंगे तो हमारा ये स्टमक वाला पार्ट आ गया। ये कौन सा आया? स्टमक वाला पार्ट। इसमें एक ग्लैंड तो हमने अभी आपसे डिस्कस की थी, कौन सी? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज को हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। हिंदी वाले थोड़ा सा थायराइड को बोलते हैं अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि, इसको कहेंगे परा अवटु ग्रंथि। अब देखिए, परा अवटु अवटु थोड़ा पढ़ने में अजीब सा है, आप थायराइड एंड पैराथायरॉइड याद रखें, वो ज़्यादा सही है। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर है? मैंने आपको डाइजेशन में भी पढ़ाई थी, आपको डायग्राम बनाया था उसका। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट से जुड़ी रहती है। ये हमारी जो है वो अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी किडनी है, ठीक है, हमारी जो किडनी है, इन किडनी के अपर पोर्शन पर इस तरीके से एक ग्लैंड, वन पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इनको हम किडनी को और क्या कहते हैं? मैंने कल बताया था, रीनल। क्या कहते हैं? रीनल। तो रीनल के एड पोर्शन पर, एड का मतलब ऊपर, एपेक्स पोर्शन पर ये दोनों ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो पेयर्ड ग्लैंड हैं उनको हम कहेंगे एड रीनल ग्लैंड। क्या कहेंगे? एड रीनल ग्लैंड। और इन एड रीनल ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं यही है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? किडनी के ऊपर, है ना। रीनल बोलते हैं किडनी को, तो उसके ऊपर है, तो नाम याद रहेगा आपको। हिंदी में क्या कहते हैं किडनी को? वृक्क। तो वृक्क के ऊपर अधिवृक्क, ठीक है, तो नाम हो गया उसका क्या? अधिवृक्क। पेयर्ड ग्लैंड है ये। कैसी ग्लैंड है? पेयर्ड। पेयर्ड में है कि नहीं? एक ग्लैंड इस किडनी पर और एक ग्लैंड इस किडनी पर, तो पेयर्ड फॉर्म में है, पेयर्ड ग्लैंड है ये। एड्रीनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के जितने भी इमोशंस हैं, गुस्सा आना, ठीक है, लड़ना झगड़ना, प्यार होना, ये सब जो है इस ग्लैंड से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। हाँ, एड्रिनल से, इस ग्लैंड से ही कंट्रोल हो रहा है। इस ग्लैंड को इसीलिए इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड यानी आपातकालीन ग्रंथि। कैसी? आपातकालीन ग्रंथि। जिस समय आपातकाल की समस्या होगी, उस समय ये ग्लैंड हमारा काम करती है, हमको उस आपात स्थिति से बाहर निकालती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कहीं लड़ाई हो गई,
तो हम बताओ वहां से कैसे बचाव करेंगे। हमने कहा कि लड़ रहे हैं हम, उससे कब लड़ सकते हैं? हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे अंदर गुस्सा हो। गुस्सा नहीं हो तो हमारे, अरे वाह तुमने मार दिया, एक और मारना, ऐसे कर देंगे ना भाई। जब तक गुस्सा नहीं आएगी तब तक हम लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। तो क्रोध को लाने वाली ये ग्लैंड है, ठीक है। तो इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसका काम होता है क्रोध को लाना, ठीक है, भय को लाना। डर भी लगना चाहिए ना, तो भय लाना। सांप आ गया, सांप को आपको देख के डर लगेगा ना, आप भागोगे वहां से, क्या उससे खेलोगे और कहां जा रहे हो भाई, ऐसा करोगे नहीं, है ना। तो इसका मतलब आपके अंदर डर भी होना चाहिए। तो क्रोध, भय और प्यार, ऐसे इमोशंस को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। और आपातकाल के समय हमको इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन को इसीलिए कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। क्या कहते हैं उसको? इमरजेंसी हार्मोन, यानी आपातकालीन हार्मोन। अब ये 3 काम करवाता हमसे। या तो पहले फाइट करवाएगा, क्या कराएगा? फाइट, यानी लड़ाई करवाएगा। और अगर मान लो हम थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं तो फ्राइट करा देगा। फ्राइट का मतलब भाग जाओ। और अगर मानो ज्यादा ही कमजोर हो गए तो कहेगा फ्लाइट करो। फिर तो फ्लाइट का मतलब उड़ जाओ, दिखाई भी ना दो। तो फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट, तीनों को मिलाकर बोला जाता 3F हार्मोन। इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो वो कहां से सेक्रेट हो रहा है? एड्रेनलिन ग्लैंड से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए एड्रेनलिन ग्लैंड को हम आपातकालीन ग्रंथि, और एड्रिनल ग्लैंड को हम आपातकालीन ग्रंथि, और एड्रेनलिन हार्मोन को हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। और उसी आपातकालीन हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। हिंदी में यह प्रश्न अक्सर आता था पीसीएस में कि कौन से हार्मोन को लड़ो, उड़ो और भागो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो लड़ो, उड़ो और भागो के नाम से किसको जाना जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारी टेस्टीज हैं मेल में, टेस्टीज इन मेल, ये भी हार्मोन्स का सेक्रीशन करती हैं। ओवरी इन फीमेल्स, ये भी हार्मोन्स का सेक्रीशन करती हैं। तो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। टेस्टीज एंड ओवरीज, है ना। तो ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनके द्वारा भी हार्मोन्स निकलते हैं। टेस्टिस से जैसे एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, ऐसे ही ओवरी से भी एक हार्मोन सेक्रेट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो ये भी जो है वो हमारे किस में आ जाएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। फोकस किस पर करना है हमको? कैमरे पर नहीं, फोकस करना है किस पर? सबसे पहली पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा थायराइड ग्लैंड, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा आपको एड्रीनल ग्लैंड, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और पेनक्रियाज ग्लैंड, किस पर? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो यहां पर आपको शॉर्ट में खत्म कर दूंगा मैं, है ना। तो आपको ये ग्लैंड्स पढ़नी है, और इन ग्लैंड्स में ये पढ़ना है कि इन ग्लैंड से कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ठीक है। अब जो भी हार्मोन है उनकी एक बैलेंस कंडीशन होती है। कभी कभी फीमेल में सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स का मतलब होता है कि पुरुषों की तरह उनकी मूंछें, दाढ़ी में बाल आना, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स अगर दिखने लगे तो वो भी कैसा होता है? हार्मोन्स डिसबैलेंस। वो भी क्या है? हार्मोनल डिसबैलेंस होता है ना। तो हार्मोन्स जो है बहुत सी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब ये हार्मोन्स ज्यादा निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और कम निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर हार्मोन्स की हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हाइपोसेक्रीशन, एक क्या पढ़ेंगे? हाइपोसेक्रीशन, हाइपोसेक्रीशन, और दूसरा होता है हाइपरसेक्रीशन। हार्मोन्स की दोनों कंडीशन में हम यहां पर हार्मोन्स की स्टडी करेंगे, हाइपोसेक्रीशन और हाइपरसेक्रीशन, ठीक है। ये अधिश्रावण है, यानी कि सामान्य से अधिक श्रावण होगा, तो इसे हम कहेंगे क्या? हाइपर सेक्रीशन। हाइपो का मतलब होता है ये कम श्रावण होगा। इसका श्रावण कैसा होगा? कम, यानी अल्प श्रावण होगा।
अल्पश्रावण से कौन सी समस्याएं होती हैं और अधिश्रावण से कौन सी समस्याएं होती हैं, यानी हाइपर सेक्रीशन और हाइपोसेक्रीशन। ठीक है, जैसे पहले हम एक ग्लैंड के बारे में अभी थोड़ा सा बताएंगे आपको। एक ग्लैंड हमारी कौन सी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। शुरुआत में अगर बच्चे में इसका सेक्रीशन कम होता है तो उसकी हाइट छोटी रह जाती है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोनल कंट्रोल भी है और न्यूरल कंट्रोल भी है। हमारे बॉडी में दो तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है, एक होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो किस पर डिपेंड करेगा, ब्रेन्स के जरिए डिपेंड करेगा। ठीक है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये कौन कंट्रोल करता है, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर जेनेटिक कैरेक्टर है तो भी उसकी हाइट शॉर्ट रह सकती है, लेकिन अगर जेनेटिक कैरेक्टर नहीं हो और उसकी हाइट शॉर्ट हो रही तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन उसकी बॉडी में कम होगा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। वैसे इसका नाम क्या होता है, इस ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोल देते हैं STH। अब ये एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं, STH लिखा होता है। तो STH का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, STH। और इसी का एक कॉमन नेम क्या है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अभी लिखो बता, अभी तो समझ लो मैं। अब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, अगर ये ज्यादा निकलेगा तो व्यक्ति की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, अवस्था सामान्य से ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये कम निकलेगा तो व्यक्ति की ग्रोथ सामान्य से कम रह जाएगी कि नहीं। तो हाइपर सेक्रीशन जब इसका होगा, जब इसका क्या होगा, हाइपर सेक्रीशन होगा, तो ग्रोथ सामान्य से ज्यादा हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, आदमी जो है लंबा, हाथ पैर उसके लंबे हो जाएंगे। इस डिजीज को कहते हैं जियांटिज्म। क्या कहते हैं, जियांटिज्म। ठीक है, जियांट यानी कि बहुत विशालकाय शरीर हो जाएगा एक तरीके से उसका। ठीक है, और अगर वो कम सेक्रीशन या हाइपोसेक्रीशन होगा तो क्या होगा, आदमी सामान्य से छोटा रह जाएगा, तो उसे हम कहेंगे डॉर्फिज्म। उसको क्या कहेंगे हम, डॉर्फिज्म। बात समझ में आ गया। तो ये कॉमन आपको समझ में आएगा, ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा हो जाएगी चीज, कम निकलेगा तो कम हो जाएगी चीज। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सेक्रीशन से होने वाला रोग, तो आपको बताना पड़ेगा जियांटिज्म। ठीक है, और अगर वो कहे हाइपोसेक्रीशन से होने वाला रोग यानी कि उसके कम श्रावण से, तो फिर आप बताओगे ड्वार्फिज्म हो जाता है। और भी डिजीज होंगी, उनके बारे में हम वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किसी भी हार्मोन के हाइपर सेक्रीशन से और हाइपोसेक्रीशन से जो भी हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज पर असर पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे कौन से हार्मोन के हाइपर सेक्रीशन से, कौन से हार्मोन के हाइपोसेक्रीशन से क्या होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब इसमें आपको एक था इंसुलिन हार्मोन, बताओ किससे निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन किससे सेक्रीट हो रहा था, पेनक्रियाज। ज्यादा सेक्रीट होगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा सेक्रीट अगर होगा तो भी दिक्कत, और कम सेक्रीशन होगा तो भी दिक्कत होगा, है ना। अगर मान लीजिए कम सेक्रीशन होगा तो कौन सा रोग होगा, नहीं डायबिटीज तो दोनों से ही होगा, इंसुलिन की होता ही है डायबिटीज, लेकिन अगर कम सेक्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मिलाइटस होगी। दो तरीके से डायबिटीज बताई थी मैंने आपको, है ना। एक में तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में और एक में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस, और अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन का सेक्रीशन बढ़ गया है। तो इंसुलिन का सेक्रीशन जब हाइपर कंडीशन में होता है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके की डायबिटीज बताई थी। तो कहने का मतलब किसी भी हार्मोन के हाइपो और हाइपर सेक्रीशन से होने वाली बीमारियों के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। हार्मोन्स के नाम पढ़ने, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फला फला हार्मोन जो है ये इस नाम का हार्मोन कहाँ से सेक्रीट, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होता है ना।
दूसरा आपको यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये हार्मोन जो है वो किस चीज को नियंत्रित करता है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस हार्मोन के अधिस्रावण से और अल्पस्रावण से कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो आपको जो पूरा टॉपिक ये पढ़ना है वो इसी तरीके से पढ़ना है।